हेलो दोस्तों, सीरीज 8 में आप सभी का स्वागत है जो करंट से रिलेटेड है। पर अपनी जो टॉपिक चल रहे हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित, जिसमें हमने पहले जो विधानसभा, लोकसभा, केंद्र के स्तर पर, फिर लोकसभा और राज्यसभा किया, राज्य के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद किया। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने मौलिक अधिकार को देखा। ठीक है, मौलिक अधिकारों में कौन से भारतीयों को प्राप्त हैं, कौन से विदेशियों को प्राप्त है, भारतीय विदेशी दोनों को प्राप्त है। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज जो क्वेश्चन जो 2-3 बनते ही है, ठीक है, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव में, उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रस्तावना और उद्देशिका, ठीक है, उससे संबंधित आज जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उससे संबंधित हम बातें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। जो संविधान निर्माता है उनके मानव मस्तिष्क की कुंजी भी कहा है किसी किसी ने। ठीक है, संविधान की कुंडली भी कहा है। ठीक है, किसने कौन कौन से शब्द से परिभाषित किया है प्रस्तावना को, वो सभी हम देखेंगे आज। ठीक है, कौन से शब्द कितनी बार संशोधन हुआ है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है, वो सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले तो प्रस्तावना और उद्देशिका, इसका इतिहास जाने। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर जाकर देखें तो इतिहास क्या रहा होगा। जैसे कि मौलिक अधिकारों का इतिहास हो गया, ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे कि पद्म पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण है, इनका हो गया भारत रत्न, इनका इतिहास क्या रहा है, तो हर किसी का एक भूतकाल रहता है। ठीक है, उसी तरह प्रस्तावना का क्या इतिहास रहा है। प्रस्तावना को जो अगर लाने की जरूरत पड़ी तो वो कब लाया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को संकल्प या उद्देश्य संकल्प के साथ इसको पारित किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम तो इसको उद्देश्य प्रस्ताव के साथ 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद पूर्ण रूप से जो प्रस्तावना जो लागू हुआ संविधान हमारा, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 और पूर्ण रूप से होता 26 नवंबर 1950 को। ठीक है दोस्तों, हम बात करें तो प्रस्तावना, उद्देशिका अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले देखते हैं हम भारत के लोग। पहले क्या देखते हैं दोस्तों, हम भारत के लोग। ये जो इतनी लाइन पढ़ते हो आप प्रस्तावना में, उसको देखकर आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम भारत के लोगों को ही क्यों रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो हम भारत के लोगों को इसलिए रखा गया कि कोई अलग अलग बोलता है, हमारे मन में भी अलग अलग विचार आते हैं। क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, ठीक है, भारत की संसद सर्वोच्च है या भारत की न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक है, तो उसको, उन विचारों को अलग अलग मानव के जो मन में पनपते हैं, उनको दूर करने के लिए सब प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे, हम भारत के लोग। मतलब भारत की जनता ही सर्वोच्च है। ठीक है, भारत की जनता में ही सब कुछ निहित है, तो उसको लेकर ये जोड़ा गया था, हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, एक एक शब्द का हम अर्थ जानेंगे आज। हम भारत के लोगों की बात की जाए तो ये कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान उदारी का झोला है या उदारी का थैला है। ठीक है, अलग अलग हमने सब शब्द अलग अलग जगह से लिया है, और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, 395 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऐसे करके कई भाग सम्मिलित हैं। तो हम भारत के लोग कहां से लिया गया, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऐसे एक वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो हम भारत के लोग, यहाँ पे संविधान में, अमेरिका के संविधान में हम अमेरिका के लोग, ठीक है, तो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग, तो ये कहां लिया गया है, यूएसए, शॉर्ट फॉर्म में कहां से लिया गया, यूएसए। ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोग कहां से लिया गया है, यूएसए। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, याद रखना दोस्तों, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष है, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता। ठीक है, भारत मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, खुद के आंतरिक बाह्य निर्णय खुद लेने में सक्षम है। ठीक है, तो उसका तात्पर्य है आंतरिक और बाह्य निर्णय, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।
कि न किसी का डोमिनियन स्टेट है भारत, ठीक है, तो उसमें आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसी के स्तर पर बात करें, तीन जो शब्द हैं, तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है प्रस्तावना में। तीन शब्द, वैसे तो 5 शब्द है, परंतु 3 शब्द है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है। उसी के तौर पर बात की गई 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए दोस्तों, समाजवादी, ठीक है, दूसरा पंथ निरपेक्ष, ठीक है दोस्तों, पहला क्या है समाजवादी, दूसरा क्या है पंथ निरपेक्ष। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा है अखंडता। अब आप सोचोगे सब रेड में हुई है, ग्रीन में अंडरलाइन, ये विशेष महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया इसको, ठीक है। मैं बताता हूं किस प्रकार, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें वर्तमान तक हालिया 2024 तक कितने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, कितनी बार उसको संशोधित किया जा चुका है। ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री के बेस पे तो बनते ही बनते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस तो पूछते ही है। तो उसमें बताया, तो एक आपको संविधान संशोधन याद रखना है, कौन सा था, संविधान संशोधन था 42वां। पहले मैं शब्द लिख लेता हूं कौन कौन से, ठीक है, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, ठीक है। ये तीन शब्द जोड़े गए थे। भारतीय मूल संविधान, मूल प्रस्तावना थी संविधान की, उसमें 3 शब्द नहीं थे, ये संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो संशोधन पूछा जाए आपको, तो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। ईयर पूछ ले तो ईयर होगा 1978, सॉरी 1976, हाँ 1976, ठीक है दोस्तों। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। उसके बाद पूछे, इसकी अगर वर्ड पूछ लेते हैं कोई भी, बताओ समाजवाद से क्या तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, प्रस्तावना क्या इंगित करता है इन शब्दों को देकर, ठीक है। तो आपको देखना है, समाजवाद का पूछ लें, समाजवाद का है कि राज्य के जो साधन है, राज्य की जो स्वामित्व वाली भूमि है, जो सार्वजनिक साधन के तौर पर जानते हैं, ठीक है, तो वो राज्य के अंतर्गत आएंगे, देश के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। राज्य के साधन सामग्री से तात्पर्य है, साधन और सामग्री किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अगली स्टेज पे बात करें, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष पूछ ले। पंथ निरपेक्ष है कि राज्य किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए न तो फंडिंग करेगा, न उसका प्रचार प्रसार करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य धर्म विरोधी है, ठीक है, ये राज्य के जो सत्ता पे बैठे हुए, जो देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हुए, वो धर्म विरोधी नहीं है। इससे तात्पर्य किसी भी धर्म को, सभी को इक्वलिटी, जैसे कि मौलिक अधिकार की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है ना, आर्टिकल 14, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सबको समान न्याय, कानून के समक्ष न्याय, कानून के समान संरक्षण। तो उस प्रकार है कि भारत का विशेष कोई धर्म नहीं है, ठीक है, वो सभी को एक ही धर्म मानता है, ठीक है। तो ये है कि विशेष धर्म नहीं है भारत का, विशेष धर्म नहीं है भारत का, कोई विशेष धर्म नहीं है। पद निरपेक्ष ये अर्थ है, ठीक है। अखंडता से तात्पर्य है कि भारत की संप्रभुता ले सकते हो आप, संप्रभुता मैं बताया था आपको, ठीक है, भारत की संप्रभुता बनाए रखना, ठीक है। अखंडता है भारत को एक जोड़ कर रखना, यूनिटी, अखंडता का अर्थ है यूनिटी, ठीक है, भारत को जोड़ कर रखना, भारत में अगर भाईचारे को कायम रखना, ठीक है, अखंडता से तात्पर्य ये है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है इन तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। संशोधन पूछ लें, एक बार हुआ है वर्तमान में, केवल एक बार, ठीक है, वर्तमान तक, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं
समाजवाद देख लिया, पंथनिरपेक्ष देख लिया, अब चलते हैं हम लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक ये है कि जैसे कि एक अब्राहम लिंकन ने एक सामान्य परिभाषा तो दी है, जैसे कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया शासन, अर्थात लोकतंत्रात्मक। ठीक है, अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा से सभी मतलब परिपूर्ण रूप से परिभाषित है। तो इसमें लोकतंत्रात्मक की बात करें हम, ठीक है, वन लाइनर के रूप में लोकतंत्रात्मक की बात करें तो लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र में दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक और अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक। जो भारत का जो लोकतंत्रात्मक है वो अप्रत्यक्ष है। भारत के लोग हैं ना अपने जनप्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि एमएलए हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, फिर एमएलए एमपी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, उनका चयन करते हैं, सदन के नेता के तौर पर उन पे वोट देते हैं। तो वैसे ही देख ले तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत का कैसा है, तो अप्रत्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, लोगों का शासन है भारत का, जैसे कि पहले ही दिया गया, हम भारत के लोग, भारत की जो सत्ता है वो सर्वोच्च में कौन आएगा, भारत के लोग आएंगे। भारत की सत्ता ही सब, भारत के लोग ही सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो